दोस्तों, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्या सिर्फ वोट देना ही काफ़ी है? या फिर क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक कंट्री के अंदर लिमिटेड रह जाता है? आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, जहां डेमोक्रेसी की सोच बॉर्डर्स के पार जाती है, और पढ़ेंगे प्लूरलिस्ट थ्योरी, जहां डेमोक्रेसी का मतलब हर वॉइस, हर इंटरेस्ट और ग्रुप का पार्टिसिपेशन होता है। ये दोनों क्यूरीज आपको यूजीसी नेट के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज से लेकर एजर्शन रीजन तक हर फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो शुरू करते हैं एक ऐसे मॉडल से जहां दुनिया एक डेमोक्रेटिक नेटवर्क बन जाए। सो वेलकम टू कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी जो है डेमोक्रेसी के मॉडल्स पढ़े हैं, उनमें से एक मॉडल है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी होता क्या है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का जो मेन फोकस है वो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सटेंड किया जाए। इस कंसेप्ट का डेवलपमेंट डेविड हेल्ड ने किया, और उन्होंने ये कहा कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में डिसीजन किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी भी ग्लोबल होनी चाहिए। मतलब अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जब वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ किसी देश पर इकोनॉमिक पॉलिसी थोपता है, तो उसका असर जो है लाखों लोगों पर होता है, पर उन लोगों का उस डिसीजन में कोई भी वोट नहीं होता। तो हेल्ड ने इसीलिए कहा कि डेमोक्रेसी मस्ट गो बियॉन्ड द नेशन स्टेट। मतलब ये बॉर्डर्स तक सीमित ना हो, ऑल ओवर नेशन स्टेट में ये फैले, ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी हो। उसका मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। इसकी फिलोसॉफिकल रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का यहाँ पे नाम दिया है, इमैनुअल कांत। यहाँ पे मैंने उनकी फोटो भी ऐड की है ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। तो आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इस कंसेप्ट की जड़ें 18th सेंचुरी तक जाती हैं। कांत ने अपनी फेमस ऐसे परसेप्चुअल पीस, जो कि 1795 में लिखी गई थी, उसमें एक आइडिया दिया था, और वो आइडिया क्या था? एक फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट, जहां सभी नेशंस शेयर्ड लॉज एंड ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें। तो यूजीसी नेट जून 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन भी आया था, कांत का रोल इन ग्लोबल डेमोक्रेसी। यानी कांत ने ड्रीम किया था एक ग्लोबल पीसफुल ऑर्डर का, जहां लॉ और रीजन गाइड करे, ना कि वॉर और सेल्फिश इंटरेस्ट। तो कुछ मॉडर्न एडवोकेट्स थे, जैसे यहाँ पे दो, एक तो हेल्ड थे ही, एक थे आपके डेनियल आर्चिपगी। ये दो मॉडर्न टाइम्स में ये विजन प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की थी। डेविड हेल्ड ने अपनी बुक डेमोक्रेसी, यहाँ पे बुक का नाम भी मैंने लिखा है, डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर, जो कि 1995 में लिखी गई थी। उसमें डेविड हेल्ड ने और उनके साथी थिंकर थे, जिनका नाम था डैनियल। इन्होंने अपनी बुक द ग्लोबल कॉमनवेल्थ ऑफ सिटीजन, जो कि 2008 में लिखी गई थी, इनमें ये आइडियाज और स्ट्रॉन्ग किए गए। क्या आइडियाज? दोनों थिंकर्स कहते हैं कि हमें चाहिए ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और ग्लोबल लेवल पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन हमें चाहिए। कोर गोल्स क्या थे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के? यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिक करना, एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी डेवलप करना जहां बॉर्डर्स बिल्कुल मैटर ना करे, ग्लोबल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जहाँ सब इक्वल हो, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो सब इक्वल रहे, जहाँ सिटीजन का जो है इनडायरेक्ट वॉइस हो, और जहाँ लोकल और ग्लोबल डिसीजन इंटरकनेक्ट हो, ओवरलैपिंग कम्युनिटीज ऑफ फेट हो। तो ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के कुछ गोल्स थे। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं, आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है। कांत की फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस आपको याद रखनी है। डेविड हेल्थ और डेनियल, दो मॉडर्न डेवलपर्स के नाम ध्यान रखना है। ग्लोबल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और नेशनल सॉवरेनिटी के बारे में ध्यान रखना है। और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के गोल्स क्या हैं? पीस, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑन ग्लोबल स्केल। तो
जब आप अगले बार यूएन या आईएमएफ के किसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बारे में पढ़ें या सोचें कि क्लाइमेट चेंज पर किसकी जिम्मेदारी है, तो याद रखें, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी कहता है ऐसा सिस्टम लाओ जहां दुनिया के हर सिटीजन का आवाज सुनाई दे, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी एक्चुअली कैसे दिखेगी। चलिए देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के कुछ मेन फीचर्स जो हर नेट एस्पायरेंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। पहला है डेमोक्रेटिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी कहता है इन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपेरेंट, रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। यानी ग्लोबल नॉर्थ या रिच कंट्रीज का कंट्रोल कम हो और ग्लोबल साउथ भी इक्वली वॉइस करे। उसके बाद वो कहते हैं स्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल रूल ऑफ लॉ, मतलब सिर्फ नेशनल लॉ नहीं, एक ऐसा इंटरनेशनल लीगल सिस्टम चाहिए जहां हर नेशन और सिटीजन लॉ के सामने इक्वल हो। जैसे डोमेस्टिक कोर्ट्स होते हैं ना, वैसे ही ग्लोबल लीगल बॉडीज होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल क्राइम्स को एड्रेस करे। थर्ड वो कहते हैं प्रमोटिंग सिविल सोसाइटी अक्रॉस बॉर्डर, मतलब क्रॉस कॉस्मोपॉलिटन थिंकर्स ये मानते हैं कि सिर्फ स्टेट नहीं बल्कि एनजीओज, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, क्लाइमेट वॉरियर्स सब मिलके एक ट्रांसनेशनल सिविल सोसाइटी बनाए। ये सिविल सोसाइटी नेशन स्टेट के बाउंड्री को क्रॉस करती है। जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल ग्रीन पीस या ग्लोबल वुमेन्स मूवमेंट। ये फोर्थ की फीचर है प्रोटेक्टिंग यूनिवर्सल राइट्स एंड फ्रीडम, मतलब चाहे इंसान किसी भी देश का हो, उसके राइट्स यूनिवर्सल होने चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क को जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी और डिग्निटी सबके लिए हो। फिर उन्होंने एक की फीचर बताया है भाई ग्लोबल पार्लियामेंट्स और असेंबली, मतलब डेविड हेल्ड का ड्रीम है कि एक ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी का जहां हर रीजन या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो, एक ऐसी जगह जहां पॉलिसीज ग्लोबल लेवल पे डिस्कस और डिसाइड हो सके बिल्कुल डेमोक्रेटिकली। उसके बाद उन्होंने कहा ओवरलैपिंग कम्युनिटीज ऑफ इट, मैंने पहले भी आपको बताया ये टर्म काफी पावरफुल है। इसका मतलब है कि आज के दुनिया में प्रॉब्लम्स और डिसीजंस लोकल या नेशनल लेवल पे लिमिटेड नहीं रहे। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पेंडेमिक्स, ये सब चीजें हमें कलेक्टिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी मल्टी लेवल होनी चाहिए, लोकल नेशनल, मतलब लोकल बी प्लस नेशनल बी प्लस ग्लोबल बी, सभी लेयर्स इंटरकनेक्टेड है। हर और इसको ही कहते हैं ओवरलैप ओवरलैपिंग कम्युनिटीज ऑफ फेथ। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने का एक इजी ट्रिक मैं देती हूँ, और वो इजी ट्रिक है DRCPGO। डेमोक्रेसी, रिफॉर्म, सिविल सोसाइटी, प्रोटेक्शन, ग्लोबल लॉ और ओवरलैप। यानी इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिक करो पहले, फिर सिविल सोसाइटी को एम्पावर करो, राइट्स को प्रोटेक्ट करो और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग क्रिएट करो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इनके की फीचर्स एग्जाम पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। और ये ट्रिक भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के कुछ मेजर क्रिटिसिज्म की, क्योंकि एग्जाम में आपसे सिर्फ प्रेज नहीं, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी एक्सपेक्ट की जाती है। तो मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, तो देखो, पहला है थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पावरफुल बन गए तो नेशन स्टेट का कंट्रोल कम हो जाएगा। लोगों का फियर है कि उनका देश अपने रूल्स खुद नहीं बनाएगा और ये लोकल डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से अंडरमाइन करेगा। सेकेंड क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। क्या मतलब है इसका? मतलब है पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएस, चाइना एक्सेट्रा कभी अपनी पावर वॉलेंट्री ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। ये आइडिया तभी काम करेगा जब सब नेशंस इक्वली कमिटेड हो, विच इज रेयर इन रियल पॉलिटिक्स। थर्ड क्रिटिसिज्म है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बायस में ग्लोबल कंसेंसस डिफिकल्ट। मतलब देखो, वर्ल्ड इतना डाइवर्स है, रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल बिलीव्स अलग अलग हैं, तो एक यूनिफाइड ग्लोबल सिस्टम बनाने में लोग कहते हैं
क्या कहते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्या वैल्यूज यूनिवर्सल बनाई जा सकती है? तो ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। उसके बाद एक एक केस इसमें है कि राइज ऑफ अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स ओवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक और कंसर्न है कि इस सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स पावर में आएंगे जिन्हें पब्लिक ने इलेक्ट नहीं किया। यानी डेमोक्रेसी के नाम पे एक इलाइट टॉप डाउन स्ट्रक्चर बन सकता है जहां लोगों की वॉइस जो है ना पूरी तरीके से कम हो जाए। तो हाँ, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के सामने कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन स्टिल ये एक पावरफुल नॉर्मेटिव मॉडल है जो ये कहता है कि अ फेयर एंड अकाउंटेबल ग्लोबल ऑर्डर इज पॉसिबल अगर हम ह्यूमन राइट्स, शेयर गवर्नेंस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली ले। तो क्लाइमेट चेंज हो या इनइक्वालिटी हो, पेंडेमिक हो या वॉर हो, ये इश्यूज नेशनल बॉर्डर्स नहीं देखते। इसीलिए सॉल्यूशन भी ग्लोबल, डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव होने चाहिए। और वही विजन हमें देता है ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी ब्रिज द गैप between idealism and global realism, making it a visionary but contested model of the 21st century। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें क्लियर हुई होगी कि भाई क्या है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी और इनके क्या की फीचर्स हैं और क्या क्रिटिक्स हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है जो कि और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है एक क्विक बट पावरफुल कंसेप्ट है जो हर डेमोक्रेसी डिस्कशन का सेंट्रल पिलर है, और वो है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इस थ्योरी का बेस है एक सिंपल बिलीफ। देखो क्या क्या है वो बेस, ध्यान से सुनो। पावर एक जगह कंसेंट्रेट नहीं होती बल्कि अलग अलग ग्रुप्स में बनती होती है। ठीक है, एक जगह कंसेंट्रेट नहीं होती पावर, वो अलग अलग ग्रुप्स ग्रुप्स में बढ़ती है। व्हाट इज प्लूरलिज्म? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। प्लूरलिस्ट थ्योरी कहती है कि डेमोक्रेसी एक बैटलफील्ड है जहां मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे एनजीओ, यूनियंस, बिजनेस लॉबीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। ये ग्रुप compete करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और फाइनली कॉम्प्रोमाइज के थ्रू पॉलिसीज बनती हैं। तो ये थ्योरी एक रियलिस्टिक मॉडल दिखाता है जिसे डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि कंसेंट डायलॉग का प्रोसेस भी कहती है। ठीक है, इसके कुछ थ्योरेटिकल रूट्स भी हैं। वो क्या है? फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक, इनकी एक बहुत फेमस वर्क है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689 में लिखी गई थी। लॉक ने ये कहा था कि स्टेट पावर लिमिटेड होनी चाहिए और सोसाइटी में डाइवर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन्होंने नेचुरल राइट्स और कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस की फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉ, 1748 में लिखी गई थी। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने दिया आइडिया सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करो ताकि टेरनी अवॉइड हो। यही थिंकिंग लेटर प्लूरलिस्ट मॉडल में रिफ्लेक्टेड होती है जहां पावर हर इंस्टीट्यूशन या ग्रुप के बीच स्प्रेड होती है। उसके बाद एक नाम है यहाँ पे जेम्स मेडिसन। इनका एक वर्क है फेडरलिस्ट पेपर जो कि 1787 से लेके 88 में लिखा गया था। मेडिसन ने फैक्शन के डेंजर को एक्सेप्ट किया, ल- लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या था? चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरलिज्म। अब उनकी आइकॉनिक लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने रेड से लिखा है। क्या है? एम्बिशन मस्ट काउंट्रेक्ट एम्बिशन। मतलब जब हर इंस्टीट्यूशन अपना पावर प्रोटेक्ट करेगा तो बैलेंस बनाए रखा जा सकता है, इसका मतलब है। तो इसको हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है, जो कि जेम्स मेडिसन ने दी थी। अब प्लूरलिस्ट कहता है कि डेमोक्रेसी एक जगह से कंट्रोल नहीं होती, ना प्रेसिडेंट, ना पार्लियामेंट, ना जुडिशरी अलोन कंट्रोल करते हैं। इंस्टेड इट्स अ मल्टी सेंटर्ड एंड नेगोशिएटेड डेमोक्रेसी जहां मल्टीपल वॉइसेस मिलकर डिसीजंस लेते हैं। तो प्लूरलिज्म स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय डिसेंट्रलाइजिंग पावर एंड फोस्टरिंग इंटरेस्ट बेस्ड डायलॉग विद इन इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज। तो याद रखने लायक पॉइंट्स क्या है?
लॉक एंड लॉक का कंसेंट एंड राइट, मॉन्टेस्क्यू का पावर डिवीजन एंड मेडिसन का फैक्शन चेक एंड बैलेंस, और की आइडिया पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट मोनोपोलाइज्ड। तो यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत समरी समझ आ गई होगी। अब तक हमने क्लासिकल प्लूरलिज्म समझा लॉक, मॉन्टेस्क्यू और मेडिसन के थ्रू। लेकिन 20th सेंचुरी में कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने प्लूरलिज्म को मॉडर्न ग्राउंड पर एनालाइज किया। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट थे अथुर बेंथली, डेविड ट्रूमैन और रॉबर्ट एल। ये सबसे प्रोमिनेंट थे। अब अथुर बेंटली, इनकी एक बहुत फेमस वर्क था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो बेंटली ने कहा था कि पॉलिटिक्स, कहाँ गए बेंटली, ये से बेंटली ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट ग्रुप। उनके लिए इंटरेस्ट ग्रुप ही रियल एक्टर्स होते हैं जिनके बीच का बार्गेनिंग डेमोक्रेसी को शेप करता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो डेमोक्रेसी एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डेविड ट्रूमैन थे। ट्रूमैन ने बेंटली के आइडिया को डेवलप किया और कहा डेमोक्रेसी वर्क्स व्हेन इंटरेस्ट ग्रुप compete एंड बैलेंस ईच अदर आउट। यानी अगर एक ग्रुप एक्सट्रीम डिमांड करता है तो दूसरा ग्रुप काउंटर करेगा और गवर्नमेंट इनके बीच मॉडरेट सॉल्यूशन चूज करेगी। ये ट्रूमैन ने कहा था। अब रॉबर्ट टेल क्या कहते हैं, द चैंपियन ऑफ मॉडर्न प्लूरलिज्म भी इनको कहा जाता है। तो उनका एक वर्क है हु गवर्न्स, जो कि 1961 में लिखा गया था। तो डेल ने अपने आइकॉनिक बुक हु गवर्न्स में दिया कंसेप्ट ऑफ पॉलियार्की। ये रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी का मॉडल है जहां मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, ना कि एक सिंगल रूलर या इलाइट। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज वार्ड एंड टॉल, इट्स इम्परफेक्ट बट इट्स वर्क। यानी फ्लॉज के बावजूद प्लूरलिज्म अलाउज कंपटीशन, ओपननेस एंड पार्टिसिपेशन। याद रखो पॉलियार्की इज नॉट इक्वल टू आइडियल डेमोक्रेसी, लेकिन इट इज प्रैक्टिकल अचीवेबल डेमोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद एक और वर्क आप ध्यान रखना है, इन ये डेल का ही आगे एक फर्दर वर्क था। लेटर इन लाइफ डेल ने खुद प्लूरलिज्म की लिमिट्स को हाईलाइट किया। इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वीकेंस पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कुछ ग्रुप ज्यादा पैसे या रिसोर्सेज रखते हैं तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। ये कंसर्न मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स से मिलता है जहाँ रियल डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ने जो है डेमोक्रेसी को एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क दिया, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर जैसे डैल ने ये एक्सेप्ट किया कि पावर कभी इक्वली स्प्रेड नहीं होती है। तो आज हम प्लूरलिज्म को देखते हैं नॉट एज अ परफेक्ट बट एज अ फंक्शनल कॉम्प्रोमाइज। तो यूज दिस स्ट्रक्चर इन योर आंसर। आप जो है बेंथले, ट्रूमैन, डेल, उनके क्रिटिक्स वगैरह आपको ध्यान रखने हैं। और कोड तो जरूर लिखना, ये वाला कोड जो यहाँ पे लिखा है ना, वॉट एंड ऑल, ये वाला डेमोक्रेसी इज मेसी बट इट वर्क्स। तो ये आप स्लाइड आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जहाँ हर थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, क्रिटिसिज्म। और प्लूरलिस्ट थ्योरी भी इससे बच नहीं पाई है, इसके भी क्रिटिक्स हैं। तो क्या क्रिटिक्स है? क्रिटिक्स ये है पहला कि टू मिनिमलिस्ट ओनली अबाउट इलेक्शन। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि प्लूरलिस्ट और लिबरल मॉडल सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस तक लिमिटेड है। यानी अगर इलेक्शन हो गया, वोट पड़ गया तो डेमोक्रेसी हो गई, लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी जहाँ जस्टिस, इक्वलिटी और डिग्निटी हो, वो कहाँ है? तो ये ऐसा कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी को इग्नोर किया जाता है। प्लूरलिज्म कहता है कि जब सब इंटरेस्ट ग्रुप compete करते हैं, लेकिन रियलिटी में सबके पास इक्वल रिसोर्स या एसेस नहीं होता। रिच लॉबी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और कोर ग्रुप स्ट्रगल करते हैं। तो ये बात रॉबर्ट डेल भी मान गए थे और मार्क्सिस्ट थिंकर्स को भी हमेशा इस एंगल से क्रिटिकल जो है, इस एंगल से वो अपनी सोच में क्रिटिकल रहे हैं। तो इसीलिए इस
इसको भी क्रिटिक किया गया था। थर्ड उन्होंने कहा फ्रांसिस फुकुयामास डिलेमा। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री 1992 में ये क्लेम किया कि लिबरल डेमोक्रेसी द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। लेकिन आज के टाइम में जब हम इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन और प्रोटेस्ट देखते हैं तो ये स्टेटमेंट उतना सॉलिड नहीं लगता। क्रिटिक्स कहते हैं कि इवन लिबरल प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसीज आर वल्नरेबल टू डीप इनइक्वल डीप स्ट्रक्चरल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। तो इसीलिए ये फुकुयामा वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो प्लूरिस्ट थ्योरी एक रियलिस्टिक मॉडल ज़रूर है जो डेमोक्रेसी को एज़ इट्स एग्जिस्ट समझता है, समझाता है। इंटरेस्ट ग्रुप के बीच नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ और लॉबिंग के थ्रू पॉलिसीज़ बनती है। बट रिमेंबर, इफ द प्लेइंग फील्ड इज़ अनइक्वल, द गेम ऑफ डेमोक्रेसी बिकम्स अनफेयर। यानी बिना इकोनॉमिक फेयरनेस के प्लूरलिज्म भी ट्रू डेमोक्रेटिक इक्वालिटी नहीं दे सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड में आपको बेंथले, ट्रूमैन, डेल, फुकुयामा के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन और इनके क्रिटिसिज्म एग्जाम में आते हैं तो वो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक नेशन स्टेट का सिस्टम नहीं है, बल्कि कॉस्मोपॉलिटन थ्योरी के थ्रू ये ग्लोबल जस्टिस और इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचती है। और प्लूरलिस्ट थ्योरी के जरिए ये इंश्योर करती हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक मेजोरिटी रूल नहीं, बल्कि हर स्मॉल ग्रुप इंटरेस्ट और कम्युनिटी की भी वॉइस है। तो रिवीजन टिप यही दूंगी कि इन दोनों थ्योरीज के की कंसेप्ट, स्कॉलर और कीवर्ड्स को एक A4 साइज पेपर पर लिख लो। ये आपको असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में एडवांटेज देगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम डेमोक्रेसी के कुछ और पावरफुल मॉडल्स एक्सप्लोर करेंगे। अंटिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट फॉर सपोर्ट।